गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें कल अपन ने लेसन एक पढ़ा था, 12वां लेसन जो हमारा था मधुमक्खियों के बारे में कंप्लीट किया था। और बहुत ही ईजी लेसन था हमारे लिए और अच्छे से पढ़ा अपन ने। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद भी ये भी करता हूँ कि आप उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होगा। आज अपन नया अध्याय शुरू करते हैं, अध्याय 13वां, जिसका नाम है पशु परजीवियों का अध्ययन और आर्थिक महत्व, सेकंड लास्ट। इसके बाद अपन का 14 एक लास्ट लेसन बचेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आज अपन इसको भी पूरा कर लें। ठीक है, तो देखिए, पशु परजीवियों का अध्ययन और आर्थिक महत्व, स्टडी ऑफ एनिमल पैराडाइटिस, पैरासाइट्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देखिए, पिस्सू सबसे पहले, पिस्सू या फ्लीही, इसका वैज्ञानिक नाम देखिए फुलेक्स एरिटिन्स या जेनोप्सेला कियोप्सिस है। ये छोटा है और बिना पंखों वाला संघ आर्थ्रोपोडा एवं गण साइफनेटेरा का कीट है। ये छोटा है, बिना पंखों वाला होता है, संघ आर्थ्रोपोडा और गण साइफनेटेरा का कीट है। ये पक्षियों और स्तनधारियों का प्राय भूरे रंग का बाह्य परजीवी है। ये पक्षियों और जो स्तनधारी, पक्षियों पर भी पाया जाता है और स्तनधारियों पर भी रहता है, और बाह्य परजीवी के रूप में उनके शरीर में प्रवेश नहीं करता, बाहर ही रहकर क्या करता है, उनका रक्त चूसता है। जो अपने मेज़बान का रक्त चूसता है, वयस्क 3 से 5 मिलीमीटर लंबे होते हैं और अपनी पिछली टांगों की सहायता से ही अपने शरीर की लंबाई से 50 गुना कूद सकता है। यानी अपने शरीर की लंबाई से 50 गुना तक ये छलांग लगा सकता है अपने पीछे वाली ये जो टांगे हैं उनके द्वारा। ठीक है, पूरे विश्व में लगभग 2500 तरह की प्रजातियों का वर्णन है। इसकी 2500 तरह की इसकी प्रजातियाँ पाई जाती है पिस्सू की। ठीक है, इसके मुखांग चुभाने एवं चूसने वाले होते हैं। इनका शरीर, इसके जो मुखांग होते हैं वो चुभ जाते हैं अंदर और फिर चूसन का कार्य करते हैं। इनका शरीर देख के स्क्लेराइट नामक कठोर प्लेटों से ढका रहता है, नेत्र संयुक्त होते हैं। ठीक है, इनका देख के शरीर होता है वो स्क्लेराइट नामक कठोर प्लेटों से ढका रहता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि भाई पिस्सू का शरीर को किन प्लेटों से ढका रहता है, या उनकी ऊपर का शरीर किससे बना हुआ होता है, तो स्क्लेराइट से बना। नेत्र संयुक्त होते हैं, या 2 नेत्र होते हैं, संयुक्त होते हैं हमारी तरह। सिर व वक्ष छोटा होता है। इसका सिर और वक्ष जो छोटा होता है, लेकिन उदर बहुत बड़ा होता है। ये पीछे वाला भाग जो उदर है ये बहुत बड़ा होता है, सिर इतना सा, वक्ष छोटा सा। ठीक है, पिछले पैर कूदने हेतु अनुकूलित होते हैं, जिससे वह 18 सेंटीमीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगा सकता है। 18 सेंटीमीटर तो ऊंची, यानी ऊंची छलांग लगा सकता है, और 33 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगा सकता है। इसका जो रूपांतरण पूर्ण पाया जाता है, यानी इसका रूपांतरण पूर्ण पाया जाता है, जो भी अवस्थाएं होती है, अंडे से लार्वा, लार्वे से कोकीन, कोकीन से बाकी सब चीज़ें। जीवन चक्र में देखिए, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क अवस्थाएं पाई जाती हैं। नर एवं मादा पिस्सू रक्त रूपी भोजन प्राप्ति बिना जनन करने में असमर्थ होते हैं। नर एवं जो मादा पिस्सू होते हैं वो जब तक इनको रक्त नहीं मिलता, खून नहीं मिलता, तब तक ये क्या करते हैं, जनन करने में समर्थ नहीं होते। अगर वो इनमें खून नहीं मिलता है, इनको रक्त नहीं मिलता है किसी परजीवी का, किसी परपोषी का, तो ये जनन नहीं कर सकते। आगे देखिए, आर्थिक महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। ये गर्म खून वाले अकशेरुकियों जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहों, पक्षी, गिलहरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अपने मुखांग चुबा कर रक्त चूसते हैं। जिनका रक्त गर्म होता है अंदर से, उनका ये रक्त चूसते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, जैसे अपन नॉर्मल सी भाषा में जिसे इसे चीचड़ा कहते हैं। ठीक है, वही है ये अपना। ठीक है, पिस्सू। इसके काटने पर मच्छर के काटने के समान निशान बन जाता है। ये जहाँ भी काटता है वहाँ पर मच्छर के काटने जैसा एक निशान बन जाता है। तत्पश्चात सूजन के साथ खुजली होती है। जहाँ काटता है वहाँ निशान बन जाता है, जैसे मच्छर ने काटा हो, फिर खुजली आती है। ठीक है, बाद में चमड़ी पर सहन न करने जैसी एलर्जी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और बाद में क्या होता है कि सहन ही नहीं कर सकते, ऐसी एलर्जी की स्थिति आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, त्वचा में कुछ सप्ताह तक खरदरी पपड़ी युक्त सड़न बनी रहती है, और बार बार पिस्सू के काटे जाने पर बालों का जड़ना रक्त अल्पता का कारण बन सकता है। ठीक है, त्वचा में कुछ सप्ताह तक तो जहाँ पर त्वचा होती है वहाँ पर एक छोटी सी परत, जहाँ ये काटते हैं वहाँ पर एक त्वचा पर परत बन जाती है, थोड़ी पपड़ी जैसी। ठीक है, लेकिन बार बार अगर पिस्सू वहाँ पर काटे तो क्या हो सकता है, बार बार काटने से मनुष्यों के बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, चाहे पक्षी हो चाहे स्तनधारी हो, सबके बाल झड़ने लग जाते हैं, और रक्त अल्पता, इतना रक्त चूस लेते हैं कि रक्त में, शरीर में रक्त की कमी आ जाती है। जो पालतू पशु, भैंस,
भेड़, बकरी एवं मुर्गियाँ इससे अधिक प्रभावित होने पर आर्थिक नुकसान के साथ साथ लाखों रुपए तक का चिकित्सा व्यय भी हो सकता है। ठीक है, जो पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बकरी, मुर्गियाँ होती हैं उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और जब ये बहुत संख्या में उन पर पाए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता भी गिर जाती है। ठीक है, जैसे गाय से दूध, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, इन सब दूध। ये बीमारी पैदा करने वाले विषाणुओं एवं जीवाणुओं का मानव एवं पशुओं में वाहक का कार्य करते हैं। जो बीमारी, ये वाहक का भी कार्य करते हैं, यानी इनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती हैं। पिस्सू द्वारा प्लेग बीमारी का जीवाणु जब काले चूहे यानी रेटस को काटे जाने पर पहुंच जाता है तो यह बीमारी महामारी का रूप धारण कर लेती है। पिस्सू द्वारा कौन सा दे के प्लेग बीमारी फैलाई जाती है। ठीक है, और ये क्या, अगर ये प्लेग बीमारी को लेकर पिस्सू काले चूहे पर चला जाता है तो फिर ये महामारी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, विश्व भर में इस बीमारी से मानव आबादी का अधिकांश हिस्सा अतीत में मारा गया था। पहले जब प्लेग बीमारी महामारी के रूप में फैली थी तो काफ़ी लोग मरे थे। ठीक है, सन 1343 और 1353 में यूरोप की 1/3 मानव अपराध आबादी प्लेग रोग के कारण कम हो गई थी। 1/3 यानी वहाँ पर अगर 100 जने थे, ठीक है, तो 100 में से 33 जने मर गए थे। कब? 1343 से 1353 के बीच, यानी 10 साल में इतनी महामारी के रूप में ये फैला था प्लेग रोग। तो ये प्लेग रोग को फैलाने वाला है। सवाल पूछा जा सकता है प्लेग रोग का वाहक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो हमारा पिस्सू है। फिर देखिए जोंक की चर्चा करें। जोंक हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा जोंक का वैज्ञानिक है। यह देखिए, यह संघ एनेलिडा के वर्ग हिरुडिनिया व गण ग्नेथोप्डेलाइडा आदि में आती हैं। यानी इसका संघ कौन सा है? एनेलिडा, वर्ग कौन सा है? हिरुडिनेरिया, और गण कौन सा है? ग्नेथोप्डेलाइडा होता है। ठीक है, यह झीलों, तालाबों, गीली दलदली मिट्टी में मिलती हैं। ये कहाँ मिलती हैं? जो झीलों, तालाबों और गीली दलदली मिट्टियों में पाई जाती हैं। देखने में गहरे भूरे रंग की कुछ चपटी सी कर्मी जैसी संरचना होती है जो 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। शरीर पर कुल 33 खंडों में बटा होता है, परंतु बाहर से 2 से 5 वर्ताकार छल्लों में बटी दिखाई देती है। शरीर अंदर से तो 33 खंडों में बटा होता है, लेकिन बाहर से हमें ऐसा लगता है जैसे 5-6 खंड ही हैं। ठीक है, ये देखिए, ये द्विलिंगी होता है। पहली बात तो यह द्विलिंगी होता है और उभयलिंगी अथवा उभयलिंगी होता है, यानी दोनों लिंग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, नर एवं मादा लिंग। 10वें खंड में देखिए नर एवं 11वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है। 10वें खंड में जो नर जनन छिद्र होता है और 11वें खंड में मादा जनन छिद्र। श्वसन मोटी, नम व चिपचिपी त्वचा द्वारा, तो श्वसन होता है वो मोटी, नम त्वचा, चिपचिपी त्वचा द्वारा होता है। शरीर के दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं। शरीर के दोनों सिरों पर, इधर भी देखो, ये यहाँ भी पाया जाता है और यहाँ भी, दोनों सिरों पर क्या पाया जाता है? चूसक पाए जाते हैं जो चूसने का कार्य। मुख प्रकोष्ठ में 3 जबड़े वाला चूसक होता है। 3 जबड़ों से मिलकर बना हुआ एक चूसक होता है जिसमें लार ग्रंथियाँ होती हैं। इसकी लार में देखिए प्रतिस्कंदक का गुण पाया जाता है जिसे हिरुडीन कहते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख प्रकोष्ठ के पीछे आहार नाल के अंतर्गत देखिए ग्रसनी, 10 खंडों में बटा अन्नपट, क्रोप, छोटा सा आमा से व संक्रीसी आंत भी पाई जाती है। मुख के आगे देखिए आहार नाल में ग्रसनी पाई जाती है। फिर 10 खंडों में बटा हुआ अन्नपुट पाया जाता है। क्रोप छोटा सा एक आमा से भी होता है और संक्रीसी एक आंत भी होती है। रक्त का पाचन व अवशोषण आंत में होता है। रक्त का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? इनमें आंत में होता है। पूछा जा सकता है कि जोंक में रक्त का पाचन कहाँ होता है या रक्त का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो वो आंत में होता है। केचवे के समान देखिए इसमें उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया नामक संरचना होती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है, और उसी से मिलता जुलता तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। देहगुहीय द्रव में देखिए हीमोग्लोबिन घुला रहता है जो रक्त का कार्य करता है। इसके जो देहगुहीय, देह के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है उसमें हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है, ठीक है, जो रक्त का कार्य करता है। पश्च छोर पर चूसक गमन एवं मेजबान के शरीर पर चिपकने में सहायता करता है। आगे वाला चूसने का कार्य करता है और पीछे का जो चूसक होता है वो जिसको भी ये परपोषी होता है, जिस पर भी ये चिपकता है, जिससे भी खून चूसना होता है उसका क्या करता है, ये वहाँ पर चिपकने का कार्य करता है, अपने आप को चिपका लेता है। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक महत्व क्या है इस रोग का।
तो ये स्वभाव से रुधिरहारी होता है। स्वभाव से तो ये रुधिरहारी होता है, यानी स्वभाव से ही रुधिर को लेने वाला होता है, रुधिर पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। जो मेंढकों एवं मछलियों का रुधिरपान ही नहीं करती बल्कि पशु एवं मनुष्य का भी रक्त चूसती है। सिर्फ मेंढकों और मछलियों का ही रुधिरपान नहीं करती है। कहाँ? क्यों? पानी में रहता है जाता है, तो अपन सोचते हैं कि पानी में मेंढक रहते हैं, मछलियाँ रहते हैं, तो उन पर ये अपने उनका खून पीती होगी। नहीं, साथ साथ ये अगर मनुष्य पर लग जाए, पशुओं पर भी लग जाए, तो उनका भी रक्त चूसती है। जो जल में उनके संपर्क में आते हैं, तो मनुष्य जल में जाता है, जैसे कोई सांप जल वाला बात नहीं है, ऐसे ही तालाब में चले गए, नदी में नहाने चले गए, तो ये उन पर लग जाता है। ठीक है। एक जोक द्वारा चाय के छोटे चम्मच जितनी रक्त की अल्प हानि से मेजबान के जीवक चक्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अब चाय का जो छोटी चम्मच होती है, छोटे चम्मच जैसा रक्त चूस लेता है एक जोक, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ हानि तो नहीं पड़ती है। ठीक है, कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक एक चम्मच करके अगर हमारे शरीर पर 50 या 100, तो वो लगभग 1 लीटर के आसपास, 50 या 100 जने 1 लीटर के आसपास क्या हो, रक्त चूस लेते हैं, तब तो फर्क पड़ेगा। अभी तक 600 प्रजातियों में से इसकी 15 प्रजातियों को चिकित्सीय गुणों के कारण जोंक चिकित्सा हेतु प्रयोग किया जाता है। इसकी 600 प्रजातियां ज्ञात हैं और उसमें से 15 जो प्रजातियां हैं वो क्या करती हैं, चिकित्सकीय गुणों के कारण जोंक चिकित्सा हेतु प्रयोग की जाती हैं। यानी ये चिकित्सा में, हॉस्पिटल केयर में, मेडिकल केयर में ये काम में आती हैं, उपयोगी है, इसलिए इसकी जो 15 प्रजातियाँ वो मेडिकल केयर में काम में ली जाती है। जोंक की लार में देखिए 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव तत्व होते हैं, 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, जिसमें हिरुडीन एंटीकोगुलेशन एजेंट की तरह कार्य करता है। इसमें जो हिरुडीन होता है वो एंटीकोगुलेशन की एजेंट की तरह कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य का जो रक्त होता है वो मनुष्य में ही क्या करता है, तरल पदार्थ में रहता है। जैसे ही बाहर अपन देखते हैं, हमारे अगर कहीं चोट लग जाती है, रक्त कहीं ज़मीन पर गिर जाता है, थोड़ी देर बाद वो अपने आप सूख जाता है, जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के शरीर में हिपेरिन पाया जाता है, जो क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। लेकिन जब रक्त चूस के हमारा रक्त इनके शरीर में चले जाता है तो कैसे रहेगा? क्योंकि इनके शरीर का वातावरण अलग है, हमारे शरीर का वातावरण अलग है। ठीक है, ताप अलग है इनके शरीर का, हमारे शरीर का अंदर का ताप अलग है। तो इनके शरीर में कौन सा पाया जाता है? हिरुडीन पाया जाता है। हिरुडीन एंटीकोगुलेशन एजेंट होता है। तो जो भी ये रक्त चूसते हैं अन्य पर्पोसी से, तो ये जो एजेंट होता है एंटीकोगुलेशन, हिरुडीन एंटीकोगुलेशन, ये उनके रक्त को, जो भी रक्त चूसा है उसको अपने शरीर में जमने से रोकते हैं। जोंक चिकित्सा के मुख्य रूप में जोंक की प्रजाति हिरुडो मेडिनेंसिस को निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जोंक की कौन सी प्रजाति का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, कौन सी प्रजाति का किया जाता है, तो हिरुडो मेडिसिनेलस का उपयोग किया जाता है। और कैसे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो ये अपन इसका उपयोग देखते हैं। देखिए, सिर पर जहाँ बाल कम हो उस स्थान पर इसे लगाया जाता है, तो वहाँ बाल आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे किसी के सर पर बाल नहीं है, तो वहाँ पर जहाँ बाल नहीं है, जिस स्थान पर बाल नहीं है, वहाँ पर इनको चिपका देते तो बाल आने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग डैंड्रफ या फफूंद के संक्रमण के कारण गंजेपन से जूझ रहे हैं, उनके लिए जोंक चिकित्सा एक रामबाण इलाज है। ठीक है, जिन लोगों के डैंड्रफ यानी बाल में बस कचरा ही कचरा होता है सर पे, ठीक है, या फफूंद जैसी कुछ संरचना होती है, तो उनके लिए ये रामबाण इलाज है, यानी उनके लिए फिक्स इलाज है। अगर आप ये जोंक चिकित्सा से अपना गंजेपन का इलाज कराओगे तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पर ले जाएंगे तो ये आपके जहाँ बाल नहीं होंगे ना, वहाँ पर ये जोंक चिपकाएंगे, ये जीव चिपकाएंगे और उसको रक्त चूसने देंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होंगे, आपके जहाँ बाल नहीं है ना, वहाँ भी बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। जोंक की जो लार होती है फफूंद के संक्रमण को ख़त्म करने में सहायता करती है। जोंक की जो लार होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इसकी लार बाल को उगाने में भी काम में आती है, और जहाँ सर पर जो फफूंद पपड़ी बन जाती हैं, ठीक है, जिससे डैंड्रफ ही डैंड्रफ बनता है, तो उसको भी नष्ट करने में काम में आती हैं। ये अर्थराइटिस में भी इस्तेमाल की जाती है। इसकी लार ऐसे तत्व होते हैं जो जलन एवं जोड़ों के दर्द को कम करने में लाभदायक हैं। अर्थराइटिस एक रोग है, ठीक है, हड्डियों का, उसमें भी ये इस्तेमाल की जाती है। इसकी लार में ऐसे तत्व होते हैं जो जलन को भी कम करते हैं और जोड़ों के दर्द को भी कम करने में लाभकारी है। चिकित्सकीय जोंक मरीज के 1 घंटे तक चिपके रहते हैं। जो चिकित्सकीय जोंक होती है वो मरीज पर 1 घंटे तक चिपकी रहती हैं, और ये चिकित्सा 6 से 8 माह बाद पुनः दोहराई जाती है। यानी आज करवाई है तो व्यक्ति के शरीर पर जैसे बाल वाल उगाना है तो वहाँ पर 1 घंटे तक चिपकाई रखती है। ठीक है, सर 1 घंटे तक जो भी
जहाँ भी इसको चिकित्सा में उपयोग किया जाता है तो उस जहाँ भी इसको उपयोग में किया जाता है शरीर के जिस भाग पर, उसको 1 घंटे तक वहाँ चिपकाए रखा जाता है, फिर हटा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 8 से 6 महीने बाद फिर से एक बार ऐसा किया जाता है। मधुमेह के मरीजों का भी रक्त गाढ़ा होता है, जिससे रक्त के थक्के जमने की आशंका बढ़ जाती है, अतः हिरुडीन उनके रक्त को पतला करने में सहायता करता है। जिनमें मधुमेह रोग होता है उनका रक्त क्या होता है, गाढ़ा होता है थोड़ा, ठीक है। तो उनके रक्त के थक्के जमने की आशंका बढ़ जाती है, तो हिरुडीन उनके रक्त को क्या करता है, पतला करने का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखें, कार्डियोवास्कुलर में भी 20वीं शताब्दी में जोंक चिकित्सा काम में ली जाती थी। 20वीं शताब्दी यानी 1900 से लेकर 2000 तक भी जोंक चिकित्सा का काम में लिया जाता था। जोंक की लार का एंटीकोगुलेशन एजेंट हिरुडीन हृदय संबंधी बीमारी में भी काम आता है। हृदय के अंदर भी क्या होता है, हृदय संबंधी जो भी बीमारियां होता है, जैसे हार्ट अटैक आना, तो उसमें क्या होता है, जो नलिकाएं होती है वो पतली हो जाती हैं, यानी उनके बीच रक्त जम जाता है, जिससे उनके अंदर की जो जगह होती है, गुफा होती है, वो कम होती जाती हैं, जिससे स्ट्रोक आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं। तो उनके हृदय संबंधी बीमारियों में भी इसका काम में लिया जाता है, क्योंकि ये रक्त को पतला करने का काम करती है, ठीक है। तो इनका जो खून को नहीं जमने देने वाला जो एजेंट होता है हिरुडीन, वो अंदर जाकर क्या करता है, उनके जमे हुए रक्त को वापस पिघला देता है। तो ये था जोंक। फिर है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक देखिए, फेजियोला हेपेटिका। ये संघ प्लेटी हेलमिंथीज का, यह संघ प्लेटी हेलमिंथीज वर्ग का ट्रिमेटोडा गण डाइजीनिया का प्राणी है। देखिए, संघ प्लेटी हेलमिंथीज वर्ग ट्रिमेटोडा गण डाइजीनिया का प्राणी है, ठीक है। यह भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता और मनुष्य की पीत वाहिनी और यकृत का फ्लूक है। पीत वाहिनी और यकृत में रहता है, ठीक है। भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, मनुष्य में, यानी शरीर के अंदर रहता है, बाह्य परजीवी नहीं है। इसकी लंबाई देखिए 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई 1.8 से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। शरीर के आगे एवं पीछे दोनों तरफ संकरा होता है। इसका जो शरीर होता है वो आगे एवं पीछे दोनों तरफ संकरा होता है। ये देखिए, आगे भी संकरा है, कम चौड़ा है, पीछे भी कम चौड़ा है, बाहर बहुत ज़्यादा, बीच में बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। इसका रंग देखिए भूरा, रंग भूरा, मुख शंकुरूपी और छोटे चूसक होते हैं। रंग भूरा होता है, मुख शंकुरूपी होता है, आगे वाला एक शंकु जैसे होता है, और चूसक होता है। इसमें एक को अग्र चूसक एवं दूसरे को अधरीय चूसक कहते हैं। आगे वाले भाग को तो अग्र चूसक और दूसरा वाला जो पीछे चूसक होता है उसको अधरीय चूसक है। शरीर पर मुख के अलावा 2 छिद्र होते हैं, जनन रंध्र और उत्सर्जी छिद्र होते हैं। शरीर में मुख के अलावा भी 2 छेद होते हैं, एक तो जनन रंध्र होता है और दूसरा उत्सर्जी छिद्र होता है। एक तो जनन क्रिया करने वाला रंध्र होता है और दूसरा होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। देखिए, ये उभयलिंगी होता है। ये क्या होता है, ये उभयलिंगी होता है, परंतु स्वनिषेचन कम एवं पीतवाहिनी में मैथुन के पश्चात पर निषेचन होता है। ये उभयलिंगी होता है, दोनों ही लिंग इसमें उपस्थित होते हैं। नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, लेकिन स्वनिषेचन बहुत ही कम होता है, ठीक है। पीतवाहिनी में मैथुन के पश्चात पर निषेचन होता है, ठीक है। श्वसन इसका अवायवीय होता है, क्योंकि शरीर के अंदर रहता है तो वायु कहाँ से मिलेगी इसको, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन होता है। यह अपने मुख चूसक द्वारा रुधिर, लसिका, पीत एवं उत्तकों को चूस लेता है। ये अपने रक्त मुख के जो चूसक भाग होते हैं उसके द्वारा शरीर के अंदर से रुधिर को भी चूस लेता है, लसिका भाग को भी, पीत रस जो बनता है यकृत से वो भी चूस लेता है, और उत्तकों को भी चूस लेता है। आगे देखिए, जिसका पाचन आंत्र में बाह्य कोशिकीय होता है, उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। जो भी रक्त, लसिका, पीत ये चूसता है उसका पाचन कैसे होता है, पाचन आंत्र में बाह्य कोशिकीय होता है, यानी कोशिका से बाहर होता है। आंत के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनके बाहर होता है, और उत्सर्जन इसकी ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लिवर फ्लूक में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं। ऊपर जो अपन ने झोंक पड़ी है उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, नेफ्रेडिया। ये नेफ्रेडिया नलिका, ये कि ये किस में पाई जाती हैं, कैंचुए में पाई जाती है, ठीक है। इसका जीवन चक्र जटिल होता है। इसका जो जीवन चक्र होता है बहुत जटिल होता है, जो 2 परपोषियों में पूर्ण होता है। ये 2 परपोषियों से मिलकर पूरा होता है। प्राथमिक परपोषी कशेरुकी जंतु स्वयं होता है और जिसमें वयस्क कृमि रहता है। प्राथमिक जो परपोषी होता है उसमें कशेरुकी जंतु स्वयं होता है,
ठीक है, जिसमें वयस्क कृमि रहता है। प्राथमिक जो परपोषी होता है वो कशेरुकी जंतु स्वयं रहता है, क्योंकि अंदर ये रहता है शरीर के अंदर, ठीक है। द्वितीय परपोषी अलवणीय जल के घोंगे होते हैं। प्राथमिक तो ये जो भेड़ बकरी मनुष्य ये है आंतों में रहता है, और इनका जो द्वितीय परपोषी होता है वो कौन सा होता है, लिम्निया, जो शरीर के घोंगे की जो लिम्निया और प्लानोबिस की जातियां हैं वो इनका द्वितीय परपोषी होता है, वो इनका द्वितीय परपोषी होता है। यानी घोंगे की जो लिम्निया और प्लानोबिस की प्रजातियां होती हैं। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, इसके प्राथमिक परपोषी जिसमें ये रहता है तो वो होता है जीव। जीव के शरीर के अंदर जो भेड़ बकरी गाय भैंस बकरी मनुष्य इनके शरीर में रहता है, ठीक है। और अगर इनको ये नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो ये कहाँ रहता है, घोंगे की जो प्रजातियाँ हैं प्लेम्बस और लिम्निया नामक प्रजाति हैं। दूसरी कौन सी, प्लेम्बस और लिम्निया नामक प्रजाति। प्लेम्बस और लिम्निया नामक जो प्रजाति होती है वो होता है। आगे देखिए, वयस्क फ्लूक द्वारा मल मार्ग से जब अंडों का त्याग कर दिया जाता है तो उचित ताप नमी एवं अम्लीयता को प्राप्त होते ही अंडों द्वारा मिरासीडिया नामक पहली लार्वा अवस्था से बाहर आकर जल में तैरने लगता है। वयस्क फ्लूक जो होता है, फ्लूक द्वारा मल मार्ग से जब अंडों को त्याग कर दिया जाता है, जब अंडों को त्याग देता है, जो वयस्क होता है वो अंडों को मल मार्ग से अंडों को त्याग देता है, तो फिर क्या होता है, उचित ताप मिलने पर नमी और अम्लीयता प्राप्त होते ही अंडों द्वारा मिरासीडिया नामक लार्वा, यानी अंदर से लार्वा निकलता है जिसका नाम क्या होता है, मिरासीडिया लार्वा, ठीक है। बाहर आकर ये जल में डायरेक्ट तैरने लगता है। घोंगे के संपर्क में आते ही ये इसके कोमल भाग में प्रवेश करके उपरांत ये अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर सर्केरिया नामक लार्वा अवस्था को प्राप्त कर घोंगे के शरीर से बाहर निकलकर पुनः जल में तैरते हुए पौधे के संपर्क में आने पर यह मेटासर्केरिया नामक लार्वा अवस्था को प्राप्त कर पौधे की पत्तियों पर चिपक जाता है। यानी सबसे पहले तो ये क्या करता है, जो वयस्क होता है वो मल मार्ग द्वारा अंडे को बाहर त्यागता है, फिर अंडे को अगर उचित ताप नमी और अम्लीयता मिल जाती है तो इनसे एक लार्वा निकलता है मिरासीडिया, ठीक है। ये मिरासीडिया लार्वा क्या करता है, ये तैरता रहता है और जैसे ये घोंगे के संपर्क में आता है तो घोंगे के बारे में अपन ने पढ़ा, ऊपर का भाग कठोर होता है और कुछ भाग नीचे का मुलायम होता है, नर्म भाग होता है। उनके घोंगे के संपर्क में आते ही क्या करता है, ये अंदर जाकर घोंगे के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो मिरासीडिया लार्वा है, ठीक है। अब ये घोंगे के प्रवेश करके क्या करता है, अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और जो अवस्थाएं होती है और अन्य लार्वाओं में बदलता है। फिर क्या करता है, जैसे ही विभिन्न अवस्थाओं से ये गुजरकर सर्केरिया नामक लार्वा की अवस्था में पहुंचता है तो वापस क्या करता है, घोंगे के शरीर से बाहर आ जाता है और फिर से तैरने लग जाता है और तैर कर कहाँ पहुंच जाता है, पौधों में पहुंच जाता है, ठीक है। और पौधों में संपर्क में आने पर ये पौधों के अंदर जाते ही ये कौन सी अवस्था में बदल जाता है, कौन से लार्वा में, मेटासर्केरिया नामक लार्वा में बदल जाता है और फिर पत्तियों पर चिपक जाता है। जंतुओं द्वारा पौधे रूपी भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने पर यह इनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, वहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है। और फिर जब उन्हीं पौधों को अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जंतु जो शाकाहारी होते हैं उनकी पत्तियों को खाते हैं, तो उनके द्वारा खाने से क्या होता है, ये फिर शाकाहारियों के जंतुओं में चला जाता है। अपन भी सब्जियों के रूप में उनका प्रयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर में आ जाता है। शरीर में प्रवेश करने के पश्चात आगे चलकर ये उनके यकृत को क्षतिग्रस्त कर देता है। शरीर में प्रवेश के बाद सीधा ये यकृत में जाता है, लिवर में, ठीक है, और वहाँ को उस यकृत को नष्ट कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर में या भेड़ बकरियों के शरीर में पहुँचता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सब्जियों को धोकर खाना चाहिए, जो भी पत्तीदार सब्जियाँ, जो भी सब्जियाँ उनको सबको, ठीक है। अब इसका आर्थिक महत्व क्या है भाई, इसको आर्थिक महत्व क्या है, ये लाभकारी कहाँ पर है। ये रोग तो ज़्यादातर भेड़ों में पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये रोग जो लिवर फ्लूक होता है वो भेड़ों में पाया जाता है, ठीक है। जब कशेरुकी परपोषी भेड़ बकरी ऐसी वनस्पति को खाते हैं जिस पर लिवर फ्लूक की कवचयुक्त लार्वा अवस्था अर्थात मेटासर्केरिया चिपकी हुई होती है, तो ये क्या करता है, मेटासर्केरिया जिन पौधों पर चिपकी हुई होती है तो ये उन जीवों में प्रवेश कर जाती है। उसको खाए जाने से ये उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, शरीर में चला जाता है और आगे चलकर ये यकृत और पीत वाहिनी में पहुँच उनको क्षतिग्रस्त करता है और फिर धीरे धीरे उनके शरीर में होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, यकृत और पीत वाहिनी में, और फिर इनको नुकसान पहुँचाता है।
जिससे यकृत विगलन होने लगता है, यानी लिवर रूट या यकृत क्या करने लगता है, सड़ने लगता है धीरे धीरे, जिससे यकृत के संबंधित सामान्य उपापचय कार्य प्रभावित होने लगते हैं। जैसे यकृत से जो पीत रस निकलता है, ठीक है, वो रस नहीं, वो कम मात्रा में स्रावित होने लगता है, जिससे क्या यकृत के जो भी कार्य होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। पित्ताशय में देखिए कैल्सी भवन के कारण पथरियाँ बन जाती हैं। पित्ताशय में जो कैल्सी भवन के कारण क्या बन जाती हैं, पथरियाँ बन जाती हैं। अब पित्ताशय की बात आई है, ठीक है, तो उनमें जो पथरी बनती हैं, ठीक है, वो इन्हीं के कारण होती हैं, पथरियाँ बन जाती है ज़्यादा प्रभाव से, लिवर फ्लूक शरीर। पशु रक्त अल्पता का शिकार हो जाता है। पशु में क्या होता है, अब ये अंदर ही अंदर रक्त चूसते रहते हैं, तो पशु में कमजोरी आने लगती है, रक्त की कमी होने लगती है। भूख में कमी आ जाने से ऊन गिरने लगती है, दूध की मात्रा में कमी होने लगती है। फिर क्या होती है, इनकी भूख में भी कमी आती है, कमज़ोर होते रहते हैं तो खाना पाता नहीं है, भूख ज़्यादा पका नहीं पाते हैं, तो भूख में कमी आने से इनकी जो ऊन होती है भेड़ों की वो भी गिरने लगती है और दूध की मात्रा भी कम हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से रोगू पशु का जीवित रहना असंभव हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनकी भोजन मांग कम होती जाती है और ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। रोगी तभी जीवित रहता है जब फ्लूक उसके आमाशय से होता हुआ मल के साथ निकल जाता है। अब रोगी तभी जीवित रह सकता है जब वो फ्लूक यकृत से निकल कर कहाँ चला जाता है, आमाशय में, और आमाशय के द्वारा फिर अपशिष्ट पदार्थों के साथ क्या होता है, मल द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है वापस, तो जीवित रह जाता है, नहीं तो जीवित नहीं रहेगा। तब रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। शुरुआत में औषधियों के उपचार से भी रोगी पशु को सफलतापूर्वक ठीक किया जा सकता है। शुरुआत में जब अपन को पता चले कि लिवर फ्लूक है अंदर, ऐसा लिवर फ्लूक हो सकता है, और अपन उस समय अगर क्या करे कि दवाइयाँ दे, उपचार करे, तो ये ठीक हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं है। अत्यधिक संक्रमण हो जाने से यकृत और पीत वाहिनियों में औषधियों को पहुंचना आसान कार्य नहीं होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। दवाइयाँ उन तक पहुंचती नहीं है यकृत और पीत वाहिनियों में, जहाँ पर ये लिवर फ्लूक होते हैं। बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाने पर दवाइयाँ ही नहीं पहुँचती है वहाँ पर, ठीक है, जिससे पशुपालकों को पशुओं में इस रोग के संक्रमण के बढ़ने से पशु उत्पादों में होने वाली आय से वंचित हो जाने से बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हो जाता है, ठीक है। जिससे पशुपालकों में, ये जो पशु पालते हैं उनमें ये रोग हो जाता है, तो फिर इनका दूध बिगड़ जाता है, दूध कम आने लगता है, दूध की मात्रा में कमी, ऊन अपने आप ऐसे ही गिरने लग जाती है। तो जो इनको पालते हैं दूध के लिए, ऊन के लिए, तो उनको बड़ा नुकसान देखना पड़ता है। एस्केरिस की चर्चा करें अपन। एस्केरिस देखिए, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स, ठीक है, ये संघ निमेटोडा गण एस्केराइडी का गोल क्रमी होता है, ठीक है, इसका आकार गोल की तरह होता है। यानी संघ कौन सा है, निमेटोडा, गण कौन सा, एस्केराइडी, ठीक है। ये मुख्य रूप से मनुष्य का आंत्र का परजीवी है। मुख्य रूप से तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है, परंतु इसकी अन्य प्रजातियां सुअर, घोड़े और भैंस, गिलहरी में भी पाई जाती है। मुख्य रूप से तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है, लेकिन अन्य कोई प्रजातियां हैं तो वो घोड़े, भैंस और गिलहरी में भी पाई जाती है इसकी कुछ। आगे देखिए, शरीर जो इसका होता है वो चमकीला होता है, अर्ध पारदर्शक क्यूटिकल के आवरण से ढका होता है। यानी इसके शरीर के ऊपर जो आवरण होता है वो अर्ध पारदर्शी होता है, यानी धुंधला धुंधला उसके आर पार देखा जा सकता है, और क्यूटिकल से ढका होता है। इसका रंग हल्का पीला या हल्का गुलाबी होता है। अग्र छोर पर देखिए त्रिकोण आकार का मुख द्वार 3 चौड़े होठों के द्वारा हो जाता है। आगे के छोर पर इसका जो मुख द्वार होता है ऐसे त्रिकोण के आकार का, 3 कोने के आकार का होता है, जिस पर 3 होठ होते हैं, एक, ये 2 और ये 3 होठ पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर पर लंबाई में फैली 4 स्पष्ट धारियां दिखाई देती है। इसके शरीर पर लंबाई में फैली हुई 4 स्पष्ट प्रकार की धारियां भी दिखाई देती हैं। ये एक लिंगी जंतु होता है, या नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। मादा की लंबाई देखिए 20 से 40 सेंटीमीटर और इसका व्यास 4 से 6 मिलीमीटर का होता है। नर अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, जो 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 4 मिलीमीटर चौड़ा होता है या व्यास का होता है। नर का जो पश्च सिरा मुड़ा हुआ होता है, मादा का पश्च सिरा सीधा होता है। नर का जो पश्च सिरा होता है वो इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, और मादा का पश्च सिरा क्या होता है, सीधा होता है। यानी एक नर का सिरा तो हुक की तरह होता है और मादा एकदम सीधी होती है। नर के अवस्कर द्वार पर एक जोड़ी पीनियल सिटी बाहर निकली रहती है, परंतु मादा में अवस्कर द्वार की जगह गुद्दा होती है, जिसमें पीनियल सिटी अनुपस्थित होती है। नर का जो अवस्कर द्वार होता है, जो आखिरी द्वार होता है, जो त्यागने के लिए काम में आता है पदार्थों को, ठीक है, वहाँ पर देखिए एक जोड़ी सिटी, पीनियल सिटी मतलब
अपन कह सकते हैं स्पर्शक या कुछ हुक जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। और मादा के अवस्कर द्वार नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट गुदा होता है और जिस पर किसी प्रकार की सीटें नहीं पाई जाती। जनन छिद्र केवल मादा में शरीर की अधर रेखा पर लंबाई के लगभग 1/3 भाग पीछे स्थित होता है। उत्सर्जी छिद्र अगले सिरे से 2 मिलीमीटर दूर मध्य अधर सतह पर होता है। इनका उत्सर्जी छिद्र होता है वो लास्ट में नहीं होता, बीचों बीच में होता है। इनके पाचन तंत्र में देखिए मुख प्रकोष्ठ, ग्रसनी, आंत्र, मलाशय होता है। पाचन तंत्र किन से मिलकर, मुख प्रकोष्ठ आगे का जो त्रिकोण मुख होता है, फिर ग्रसनी आगे आंत से जुड़ी होती है और फिर लास्ट मलाशय होता है। नर में देखिए मलाशय जो होता है वो अवस्कर में खुलता है, परंतु मादा में मलाशय सीधा गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। जो मलाशय होता है नर में तो एक बीच में संरचना और आती है, अवस्कर वहाँ खुलता है और वहाँ से फिर बाहर त्याग दिया जाता है। लेकिन मादा में ये मलाशय जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है, जमा होता है, वो सीधा का सीधा गुदा से बाहर खुलता है। श्वसन अवायवीय और अनोक्सी प्रकार का होता है। शरीर के अंदर रहता है तो वायु तो मिलती नहीं है और ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो अनोक्सी बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन क्रिया करता है। इसके देखिए जीवन चक्र के अंतर्गत नर व मादा की मैथुन प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। जीवन चक्र के अंदर जो नर व मादा की मैथुन प्रक्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है, मादा निषेचित एवं कठोर आवरण युक्त अंडों को परपोषी के शरीर से मल के साथ बाहर के वातावरण में निकालती हैं, जिसमें भी ये रहती हैं, ठीक है। मादा निषेचन क्रिया के बाद एक कठोर आवरण वाले अंडों को क्या करती हैं, परपोषी के शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल होता है, उसके साथ परपोषी के शरीर से बाहर निकाल देती हैं। ये अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख तक अंडे देती हैं। 20 से 27 लाख अंडे देती हैं आते हैं। जब अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो फिर क्या होता है, अनुकूल तापक्रम, नमी व ऑक्सीजन की उपलब्धता प्राप्त होने पर अंडों में ही प्रथम लार्वा का निर्मोचन हो जाता है। अंडे फूटते नहीं, अंडों से लार्वा बाहर नहीं आता है, अंडों के अंदर ही क्या होता है, लार्वा बन जाता है और वो लार्वा निकलता है पहला। लार्वा की द्वितीय अवस्था जिसे भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं, ये इसकी संक्रामक अवस्था होती है। ये इसकी संक्रामक अवस्था होती है जिसे भ्रूण युक्त लार्वा अवस्था या दूसरी अवस्था जिसे कहते हैं। यानी ये फिर दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाने का काम करती है, फैलाती है। जिन स्थानों पर मानवीय स्वभाव खुले में शौच क्रिया करने का होता है, उन स्थानों पर इस अवस्था में यह मेजबान अथवा जंतु के शरीर में संक्रमित जल भोज्य पदार्थों के द्वारा आहार नाल में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जिन स्थानों पर आज भी जो खुले में शौच करते हैं, खुले में जो टॉयलेट वगैरह करते हैं, वहाँ से होते हुए क्या करता है, ये उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। आहार नाल के पाचक रसों के द्वारा अंडे का आवरण पाचन हो जाता है। जो आहार नाल होती है हमारे शरीर में, भेड़ों बकरियों इनके शरीर में, तो उनमें जो पाचक रस होता है उसके द्वारा इनके अंडों का जो कठोर आवरण आता है वो टूट जाता है, जिससे लार्वा मुक्त होकर आंत्र की भित्ति को भेद कर रुधिर कोशिकाओं से यकृत निवाहिका से यकृत में और यकृत के पश्चात हृदय में और हृदय से फुफ्फुस धमनी से होता है फुफ्फुस में पहुंच जाता है, ठीक है। यानी फिर ये लार्वा मुक्त होकर आंत की भित्ति को भेद कर क्या करता है, तोड़कर अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रुधिर कोशिकाओं, और रुधिर कोशिकाओं से फिर यकृत निवाहिका में, यकृत निवाहिका से यकृत में, यकृत के बाद ये हृदय में चला जाता है, हृदय से फिर फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फुफ्फुस में पहुंच जाता है। इस प्रकार से यह परपोषी के शरीर में उपयुक्त मार्गों को पूरा करते समय अपनी लार्वा अवस्था का तृतीय निमोचन करता है। यानी ये आंत्र को भेदकर अंदर आने से लेकर फुफ्फुस में प्रवेश, फेफड़ों में प्रवेश करने तक क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अपनी तीसरी लार्वा अवस्था तक पहुंचता है। ये इसका प्राथमिक प्रवास कहलाता है, यह इसका पहला माइग्रेशन कहलाता है। परपोषी की खांसी व थूक निकलने की प्रक्रिया के दौरान यह आहार नाल में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही परपोषी को खांसी आती है, ठीक है, या थूक वो निकलता है तो ये आहार नाल में प्रवेश कर जाता है। आहार नाल की आंत्र में पहुंचने पर यह अपना अंतिम व चतुर्थ निमोचन करके लैंगिक परिपक्वता को पूर्ण करता है। आहार नाल में क्या करता है, ये फिर से जैसे ही खांसी आती है तो फेफड़ों से क्या होता है, वापस हवा के साथ बाहर आता है और बाहर आके हमारे मुंह में इकट्ठा हो जाता है। फिर जैसे ही अपन थूक को वापस गिरते हैं तो फिर ये हमारे आंत्र में प्रवेश कर जाता है, आहार नाल में। यानी आगे ग्रसनी, ग्रसिका, आमा से, वहाँ से होता हुआ फिर छोटी आंत बड़ी आंत में पहुँच जाता है। फिर वहाँ पर अपनी चतुर्थ या चौथा निर्मोचन अपने शरीर से त्वचा को अलग करता है और परिपक्व हो जाता है। इस प्रकार से फुफ्फुस से आंत्र का भ्रमण इसका द्वितीय प्रवास कहलाता है। फिर फुफ्फुस से कहाँ, ये पहले तो देखिए आंत्र में प्रवेश करता है, वहाँ से आंत्र को भेदकर फिर कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों में, और फेफड़ों वो पहला उसका पहला प्रवास कहलाता है। फिर फेफड़ों से वापस कहाँ पहुँचता है, आंत्र में पहुँचता है, ये दूसरा प्रवास कहलाता है। इसके संपूर्ण प्रवास में 8 से 10 सप्ताह का समय लग जाता है। 8 से 10 सप्ताह लग जाते हैं शरीर में प्रवेश करने के बाद ये वापस आंत तक पहुँचता है। तो
इसका संपूर्ण जीवन काल दे के 10 से 12 महीनों में पूर्ण होता है। 10 से 12 महीनों में ये पूर्ण होता है इसका जीवन काल। अब इसका महत्व क्या है आर्थिक? यह विश्व के देह के अधिकतर क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण निमेटोड प्राणियों के अध्ययन हेतु इसका चुनाव किया जाता है। जो निमेटोड प्राणी होते हैं वो इसका अध्ययन करना चाहते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग निषेचन, प्रारंभिक विदलन एवं समसूत्री विभाजन के प्रयोग हेतु किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका जो प्रयोग होता है वो निषेचन के लिए, प्रारंभिक विदलन के लिए एवं या समसूत्री विभाजन के प्रयोग हेतु इसका किया जाता है। एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस द्वारा होने वाले रोग को सामान्यतः एस्केरियोसिस कहते हैं। एस्केरिस के द्वारा जो भी रोग होता है उसको सामान्यतः एस्केरियोसिस कहते हैं। ठीक है। इसके संक्रमणकारी अंडों से युक्त दूषित भोजन अथवा जल को ग्रहण करने पर मनुष्य में इसका संक्रमण हो जाता है। इसके जो संक्रमणकारी अंडे होते हैं वो अंडे क्या करते हैं, दूषित भोजन के ऊपर या दूषित जल से, जब मनुष्य दूषित भोजन और जल को ग्रहण करता है तो उनके शरीर में चला जाता है। वयस्क की अपेक्षा जो बच्चों में एस्केरियोसिस का प्रभाव अधिक होता है। वयस्क में तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों पर ज़्यादा होता है। आंत्र की उपकला को भेद कर ये मांसपेशी, वृक्क, रीढ़, रज्जु को गंभीर हानि पहुंचा सकते हैं। फुफ्फुसों के रुधिर स्राव एवं ऊतकों में सूजन उत्पन्न कर देते हैं। उग्र बहुत तेज संक्रमण होने पर देखिए ज्वर आने बुखार आता है, रक्तहीनता, रक्त की कमी हो जाती है, श्वेताणु यानी जो WBC होती है उसकी कमी हो जाती है। इयोसिनोफिलिया रोग हो जाता है, यानी इयोसिनोफिल W कोशिका ही एक प्रकार, WBC या श्वेत रक्त कणिका का ही एक प्रकार है। ठीक है। इयोसिनोफिल वो उसकी पूरी कमी हो जाती है तो इयोसिनोफिलिया रोग हो जाता है। रोगग्रस्त जो होते हैं बच्चे, उनका पेट फूल जाता है, शारीरिक विकास में गिरावट आ जाती है, लंबाई बढ़ती नहीं है, पाचन में गड़बड़ी, दस्तें लगती हैं, उनका पाचन होता ही नहीं है, उदर दर्द, पेट दर्द करता है, आंत्र शोथ, आंत में जलन होती हैं आदि रोग उत्पन्न होते हैं। आंत्र में इनकी अधिक संख्या में होने पर औषधि दी जाने पर यह उत्तेजित होकर आपस में उलझकर आंत्र गुहा का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। जैसे ही आंत्र में ये होते हैं, अधिक संख्या में हो जाती है, फिर आंत जलती हैं, हमारी छोटी आंत बड़ी आंत जलने लगती हैं, तो अपन दवाई लेते हैं, दवाई से क्या होते हैं, ये उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है। ये उत्तेजित हो जाते हैं एस्केरिस, और उसके बाद क्या होता है, ये आपस में ही गुथ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो आंत्र की गुफा होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, डट जाती है, एक अवरोध आ जाता है बिल्कुल। यह दशा शल्य क्रिया के बिना घातक हो सकती है। फिर क्या करता है, डर जाती है, तो फिर इसको ऑपरेशन के द्वारा इनको अंदर से हटाया जाता है, और ऑपरेशन टाइम पे नहीं करवाए तो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेसन सेकेंड लास्ट, जिसका नाम था पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अपने क्लास का जो सिलेबस का लास्ट लेसन है वो लेकर मछलियों के बारे में, और कंप्लीट कर लेंगे आने वाली क्लास में इस लेसन को। ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।